सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों। परम श्रद्धेय के रूप में जो भी प्रतिभागी हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी बंधुओं का मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नियमित रूप से आप कर रहे होंगे। कल वाले बिंदु में राष्ट्रपति के पद 52 के अनुच्छेद से लेकर उसका निर्वाचन मंडल, निर्वाचन का तरीका, कार्यकाल, योग्यताएं और लास्ट जो 60 का अनुच्छेद है उसमें जो राष्ट्रपति की जो शपथ है उसके बारे में आपको जो बातें थी वो मैंने उल्लेखित करवाई थी। अब राष्ट्रपति की जो साधारण शक्तियां हैं उन सारी साधारण शक्तियों के बारे में, उनके पास क्या क्या अधिकार है, इस बात को लेकर हम आज के बिंदु में चर्चा करेंगे। देखो, राष्ट्रपति भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, इसके बारे में अनुच्छेद 61। जब भी राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करे, संविधान का अतिक्रमण करे या विधि सम्मतता के अनुसार वो शासन का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसके विरुद्ध क्या लाया जा सकता है? अविश्वास / महाभियोग लाया जा सकता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के अंतर्गत दी गई है। इस 61 के अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत हो सकता है। संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों का मतलब है कि उसे लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे राज्यसभा के अंतर्गत भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जिस भी सदन में उसको प्रस्तुत किया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो महाभियोग है उसको चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, तो उस सदन के 1/4 सदस्य हैं वो लिखित प्रतिवेदन देंगे या लिखित प्रस्ताव होगा, इनकी स्वीकृति होगी, उसके बाद इसको प्रस्तुत किया जाए। दूसरी बात देखिए, संसद के दोनों सदनों में जब किसी भी सदन है तो उसके 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव के आधार पर इसे पेश किया जाएगा। लेकिन 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्तुत हुआ। हो सकता है उतने समय में वो किसी तरीके से इस महाभियोग के विरुद्ध अपना सुरक्षात्मक रवैया रखे, तो ये उसके पास अधिकार है कि वो 14 दिन से पहले उसको सूचना प्राप्त कर लेता है। फिर ये प्रस्तुत होने के बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अगर इसे पारित कर दिया जाता है, मान लो पहले राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हुआ, फिर लोकसभा में हो गया और लोकसभा में प्रस्तुत हुआ तो पहले लोकसभा में पारित हुआ और फिर राज्यसभा में इसे पारित कर दिया गया, तो उसे अपने पद से क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन संवैधानिक के विधि एक बात कहती है, कानून एक बात कहता है कि इस देश में कानून का अधिकार है, संसद का शासन नहीं, ये कानून का शासन है, हर चीज कानून से चलती है, तो इसके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध देश का सर्वोच्च पद होने के कारण न्यायिक कार्रवाई नहीं होती है, केवल इसको क्या है, एक अर्ध न्यायिक मामला है, अर्ध न्यायिक क्षेत्र है जहां पर उसे केवल पद से हटाया जाता है, सजा नहीं दी जाती है। उसे किससे हटाया जाता है? पद से हटाया जाता है, लेकिन उसे पद से हटा दिया जाता है, लेकिन उसको सजा नहीं दी जाती है, इसलिए ये एक अर्ध न्यायिक मामला है। राष्ट्रपति के विरुद्ध जब महाभियोग आ जाता है, महाभियोग की व्यवस्थाएं उसके विरुद्ध होती हैं, तो उसके बाद में एक आर्टिकल और है और वो है अनुच्छेद 62। वो राष्ट्रपति की पद पर या राष्ट्रपति के पद से संबंधित, अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, या तो राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति क्या दे दे, त्यागपत्र दे दे, या उसके विरुद्ध महाभियोग लगने के कारण उससे हट जाए, तो 62 के अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 62 के अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल कितना 62, इसमें अगर उसकी मृत्यु हो गई या वो त्यागपत्र दे दे या उसके विरुद्ध महाभियोग लग जाए तो उपराष्ट्रपति 62 के आर्टिकल के मुताबिक यानी उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, वो कार्य करता है। और एक बात और होती है, लेकिन ये कार्यवाहक कितने माह तक रहेगा, 6 माह तक कार्यवाहक रहेगा और 6 माह के अंतर्गत इसके क्या करवाए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे। अगर एक बात मानो कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो गया, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद है, यानी आप लिख सकते हो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं, उच्चतम न्यायालय में रखे जाते हैं, या ये विवाद जो है वो उच्चतम न्यायिक प्रक्रिया में न्यायिक मामलों के अंतर्गत ये जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। और ये आर्टिकल जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है वो कितना है, 71। भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 में ये बात का प्रावधान दिया गया, अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन मंडल संबंधी कोई शिकायत होती है तो उस शिकायत को आप कहां पर सुना जाएगा, उच्चतम न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। और भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है वो ये 71 के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 72 में अक्षमा याचना से संबंधित प्रश्न है। अक्षमा याचना से संबंधित, किससे संबंधित है, अक्षमा याचना से संबंधित है और वो भारतीय संविधान का आर्टिकल कितना, 72 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 72 के अनुच्छेद में एक बात कही गई है, और 72 के अनुच्छेद में क्या बात कही गई है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसी को जो न्यायिक सजा होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट उसको अंतिम सजा सुनाता है, वो चाहे तो उस सजा को कुछ कम कर सकता है, यथावत रख सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या उसके मृत्युदंड को माफ भी कर सकता है। ये भारत के संविधान में कहा है 72 में। हाँ, एक बात और कहोगे आप कि सर राज्यपाल है, क्या उसके पास भी ये अधिकार है? बिल्कुल, भारत के राज्यपाल के पास ये अधिकार है, 161 के अनुच्छेद में ये अधिकार है, लेकिन वो किसी को मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो अक्सर इस सजा को कम कर सकता है, यथावत रख सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और अक्षमा याचना भी कर सकता है। भारत के संविधान के अंतर्गत ये 72वां अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत इसकी नियुक्ति के अंतर्गत किया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं उसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत मिलती है। फिर भारत के संविधान के मुताबिक 75वां अनुच्छेद जो आपका होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। मैं एक बात फिर आपसे एक बात का उल्लेख कर दूं कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे। 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ, वो क्या होता है। तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद जो है उसको शपथ दिलाता है। उसको क्या दिलाता है, शपथ। लेकिन प्रधानमंत्री की अगर आपको ये एक बात आ जाए, नियुक्ति जो होती है वो कितने के अनुच्छेद में होती है, मंत्रिपरिषद की 74 के आर्टिकल में होती है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति इससे जो शपथ दिलाता है वो शपथ कितने में दिलाता है, 75 के अंतर्गत दिलाता है। उसके बाद में जो आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महा न्यायवादी, जिसको आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इस महान्यायवादी की या अटॉर्नी जो जनरल है उस अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। परामर्श प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से ही होगा।
लेकिन इस अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी जो है, उस महान्यायवादी की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल जो है उसकी नियुक्ति 76 के आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में आर्टिकल अनुच्छेद स्वतंत्र है कि भारत में जो कार्यपालिका की जो शक्तियां, उस शक्तियों का निर्वहन किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो अनुच्छेद 76 में कार्यपालिका की शक्तियों का संचालन, या आप एक बात यहां कह सकते हो कि अनुच्छेद स्वतंत्र के अंतर्गत देश के शासन का संचालन किसके नाम से होता है? या आप कह सकते हो देश का शासन, देश के शासन का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है। संचालन किसके नाम से होता है? संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल स्वतंत्र कार्यपालिका की शक्तियों का संचालन जितनी भी है वो राष्ट्रपति। क्यों होता है भाई? क्योंकि देश में नाममात्र की और संवैधानिक जो कार्यपालिका वो कौन है? तो नाममात्र की और संवैधानिक कार्यपालिका राष्ट्रपति। और देश की वास्तविक व व्यवहारिक अगर बात देखा जाए तो व्यवहारिक कार्यपालिका वो किसमें निहित होती है? पीएम में निहित होती है। इसलिए देश के शासन का संचालन जो होता है वो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से उसका संचालन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 79 के अंतर्गत देखिए, 79 के अंतर्गत एक गठन दिया हुआ है। किसका गठन? संसद। धौलपुर और यानी बाड़मेर की 3rd ग्रेड का एक प्रश्न था कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के अंतर्गत 3 व्यक्ति शामिल होते हैं। पहले नंबर का जो व्यक्ति है राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों मिलकर एक संसद का पूर्ण गठन होता है। यह संसद के पूर्ण गठन की बात इसके अंतर्गत कही जाती है। ये शब्दावली यहाँ पर उल्लेखित उसके द्वारा की जाती है। उसके बाद यानी कि अनुच्छेद 80 भाग 3 है और 80 भाग 3 में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करता है। कौन से मनोनीत करेगा? जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, शिक्षा इन क्षेत्रों में बहुत निपुण है और उस निपुण 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ये 12 सदस्यों का मनोनयन हमने आयरलैंड के संविधान से जोड़ा था। तो आयरलैंड के संविधान से हमने 12 सदस्य मनोनीत करने की जोड़ा था। वो 80 भाग 3 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य जो है वो मनोनीत यानी उसी के द्वारा किए जाते हैं या उनके द्वारा इनका उल्लेख किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। एक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था और उसमें कंफ्यूज था कि राज्यपाल का जो पद है वो पद तो है 153 के अनुच्छेद में। अगर पद की बात की जाती है तो वो तो है 153 के अनुच्छेद में, लेकिन उसकी नियुक्ति का प्रावधान जो है वो भारत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के अंतर्गत है। उसके बाद अनुच्छेद 239 जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप क्या लिखेंगे? केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें प्रशासक और उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब एक बात सुनिए मेरी कि आप ये कह सकते हो कि सर ये प्रशासक और उपराज्यपाल क्या है? वो केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं है वहां पर तो होता है उपराज्यपाल पद, और वो केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं नहीं है वहां पर नियुक्त करता है प्रशासक।
जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नागर दादरा क्षेत्र है, चंडीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत उपराज्यपाल नहीं होते, प्रशासक होते हैं। जबकि अगर राज्यपाल की उपराज्यपाल जो है वो आपके जैसे होते हैं, दिल्ली आपकी है, पुडुचेरी आपकी है, गोवा आपका, जहां पर विधानसभा या जम्मू कश्मीर है वहां पर आपके जो कौन होंगे, उपराज्यपाल का पद जो आपको है वो इसके अंतर्गत बताया जाता है। फिर उसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85, और भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 85 है उस 85 में यह प्रावधान दिया गया है कि जो आपकी लोकसभा होती है उसे लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, विघटन का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री के परामर्श से होगा। लोकसभा को भंग करेगा वो भी राष्ट्रपति करेगा। उसका जो अधिवेशन होगा उस अधिवेशन का जो संबोधन होगा वो भी कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। लेकिन एक अनुच्छेद और देखिए, इसी अनुच्छेद के साथ एक अनुच्छेद जुड़ता है 87, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 है, जब भी नवी लोकसभा का अधिवेशन आता है तो दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग संबोधन दे सकता है, सामूहिक संबोधन दे सकता है। हर वर्ष नूतन अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो नूतन अधिवेशन कितने में बुलाया जाएगा, वो 87 में। लेकिन 85 में एक तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के परामर्श से, लोकसभा अधिवेशन की घोषणा, लोकसभा के चल रहे सत्र के अवसान की घोषणा होती है। लेकिन अगर अनुच्छेद 87 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत कि जब भी नई लोकसभा का गठन होता है उसके अधिवेशन में अलग अलग अधिवेशनों को संबोधन होता है, सामूहिक संबोधन यानी उसका होता है। और यहाँ पर 87 के अनुच्छेद में जब एक देश का राष्ट्रपति है वो अपने इस शक्तियों के अंतर्गत यानी दूसरे को जो भी संबोधन है वो इसके अंतर्गत दे सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपसे एक प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है तो आप आर्टिकल कितने का प्रयोग करोगे, 55 का। लोकसभा भंग करता है इतने में। लोकसभा के अधिवेशन के साथ साथ अगर आपको यह कि सत्र अवसान की घोषणा की जाती है तो भी आप इसके अंतर्गत कौन सा प्रयोग लिखेंगे, 85 का जो प्रयोग है वो लिखेंगे। लेकिन 87 में जो लिखेंगे प्रथम अधिवेशन, प्रतिवर्ष होने वाले आयोजित अधिवेशन, इसमें आप जैसे नई लोकसभा प्रथम अधिवेशन, प्रतिवर्ष आयोजित अधिवेशन है, उन अधिवेशनों को संबोधन देने और ये संबंधित अधिकार जो है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल कितना है, 87 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। ये बात भारत के संविधान में उल्लेखित की जाती है। भारत के संविधान का जो अगला आर्टिकल है उस आर्टिकल के अंतर्गत ये बताया जाता है, जैसे 103 का आर्टिकल भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है और 103 के आर्टिकल में दल बदल संबंधी, जैसे मान लो निर्वाचन मंडल की नियमावली के मुताबिक अगर दल बदल किया हो या दल बदल संबंधी विवाद हो तो उस पर संज्ञान लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद और उस अनुच्छेद के अंतर्गत 103 दल बदल संबंधी विवाद, इसमें दो बातें, अगर दल बदल संबंधित विवाद है उस पर संज्ञान लेने का अधिकार उसको, निर्वाचन मंडल के आदेश जो है, व्यवस्थाएं जो है, उन व्यवस्थाओं के अनुसार ये कार्य नहीं हुआ है तो उसके ऊपर भी संज्ञान लेने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को जाता है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 103 है उसमें इस बात का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया या इस बात के अंतर्गत किया गया। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में है 148, इसमें केंद्र का गठन है, 148 CAG का गठन है जिसको आप कह सकते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, केंद्र की नियुक्ति जो है वो 148 से 151 के मध्य है और भारत के राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत केंद्र की नियुक्ति करता है। जो बजट प्रस्तुत होने के बाद उसमें कटौती, मितव्ययिता, राजस्व नियमावली की जांच, ये सारी जांच किसके द्वारा की जाती है, केंद्र के द्वारा इसके माध्यम से की जाती है, ये भी यहाँ पर आता है। उसके बाद अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, संयुक्त
अधिवेशन का प्रावधान। ये संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो भारतीय संविधान में हमने जोड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जोड़ा है। और भारतीय संविधान में एक बात का उल्लेख है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने का अधिकार है वो बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन नोटेड बिंदु ये है संयुक्त अधिवेशन 108 के अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा और ये पद्धति हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष उसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा संयुक्त अधिवेशन। आज तक भारत के इतिहास में 3 संयुक्त अधिवेशन हुए। कितने संयुक्त अधिवेशन हुए? 3 संयुक्त अधिवेशन हुए। देखिए मित्रों, जो भी ये अधिवेशन है उनमें क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ 1961 में और 1961 वाला मामला वो दहेज प्रथा से संबंधित था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री। दूसरी बार सन 1978 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था और ये जो मामला हुआ था वो किससे संबंधित था? बैंकिंग से संबंधित था। उस समय मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। ये उस समय जिसको पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। और तीसरा 2004 में हुआ था और 2004 के अंतर्गत जो मामला हुआ था वो कोटा जो विधेयक था उससे संबंधित था। और ये जो विधेयक प्रस्तुत हुआ उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो 2004 में कोटा जो था आतंकवादी विध्वंस गतिविधियों से संबंधित था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक प्रश्न और गजब का इस पर बनता है कि तीनों संयुक्त अधिवेशन 1961, 1978 और 2004 तीनों संयुक्त अधिवेशनों के अंतर्गत यानी कौन व्यक्ति शामिल थे जो तीनों संयुक्त अधिवेशन हुए थे उसमें उपस्थित थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि सन 1961 में वो जनसंघ के सदस्य थे, 1978 में वो विदेश मंत्री थे और 2004 में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। तो एक में प्रधानमंत्री, एक में विदेश मंत्री और एक में उस समय संसद के क्या थे? सदस्य थे। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो उसकी क्या करता है? अध्यक्षता उसके द्वारा की जाती है। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 111। 111 में 3 तरीके के अधिकार है जिसको आप कह सकते हैं राष्ट्रपति विशेषाधिकार। विशेषाधिकार यानी राष्ट्रपति विशेषाधिकार। अब देखो इसमें क्या है? विलंबन विशेषाधिकार, पॉकेट पावर विशेषाधिकार। ये 2-3 तरीके के विशेषाधिकार। जब कोई विधेयक संसद में स्वीकृत होने के बाद राष्ट्रपति के पास लाता है तो भारत के संविधान के आर्टिकल 111 में ये अधिकार है कि वो उसको कुछ समय के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है, उस पर विचार करके उसके बाद में उसको भेज सकता है। पॉकेट पावर यह जिसको आप कह सकते हैं जेबी वीटो पावर। इस जेबी वीटो पावर के अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ अति विशिष्ट मामलों में वो उस विधेयक को अपने पास सेफ रख ले, स्वीकृति प्रदान ही ना करे। इस प्रकार के जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के 111 में। ये 2 बार ऐसे विवाद हुए जैसे 1954 में पेप्सू विवाद हुआ। पेप्सू विवाद हुआ था जो पंजाब से संबंधित था। उस पेप्सू विवाद विधेयक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पास रख लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पास रख लिया जेबी वीटो पावर में। ऐसा दोबारा भी हुआ सन 1986 में डाकघर विवाद मामला हुआ। डाकघर विवाद मामला हुआ और डाकघर विवाद मामला जो हुआ, डाकघर से संबंधित कोई एक विवाद पर विधेयक पारित हुआ। वो गया उस समय ज्ञानी जेल सिंह देश के राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह देश के राष्ट्रपति थे और ज्ञानी जेल सिंह ने भी जेबी वीटो पावर 111 का प्रयोग किया था।
तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग 111 के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी पारित होने वाले विधेयक पर अगर महत्वपूर्ण समझे तो उसको कुछ समय के लिए विलंबित रख सकता है, लंबित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और यानी पॉकेट पावर, जेबी वीटो पावर के अंतर्गत यानी वो उसको कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकता है। लेकिन क्या हुआ, जैसे आज तक 2 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ। 1954 ईस्वी में पेप्सू विवाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रयोग किया था, पेप्सू विधेयक का, और 1986 में डाकघर विवाद मामले में भी ज्ञानी जैल सिंह ने इस जेबी वीटो पावर का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद में भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 है। 123 को देख लो एक बार। 123 का अनुच्छेद है जिनमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इस अध्यादेश होता क्या पहले वो देखिए। ये जो अध्यादेश है ये 2 जगह आपको शब्द का प्रयोग मिलता है। भारतीय संविधान में 123 के में राष्ट्रपति है, वो अध्यादेश जारी करता है। यो ही एक राज्य के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है उसे भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, उस समय देश की शासन व्यवस्थाओं को देखते हुए, शासन व्यवस्था को देखते हुए जरूरी कानून पारित किया जाता है। जरूरी कानून पारित किया जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। यह अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है और यह अध्यादेश 123 के अनुच्छेद में जारी होता है। जब संसद का अधिवेशन शुरू हो जाता है और शुरू के 6 सप्ताह में अगर उसे कानून का रूप संसद 2/3 बहुमत से दे देती है तो ये अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। लेकिन वो 2/3 बहुमत से उसको अध्यादेश को रूप नहीं देती है तो ये यानी स्वतः ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आज तक भारत के इतिहास में अगर एक बात देखी जाए तो भारत के इतिहास में या स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए हैं वो फखरुद्दीन अहमद ने किया 23। किसने किया है? फखरुद्दीन अहमद ने। और फखरुद्दीन अहमद थे उस समय जब राष्ट्रपति थे तो देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, और इन्हीं के काल में राष्ट्रीय अशांति का बहाना देकर सन 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने यानी कि अशांति का बहाना करके 75 में इमरजेंसी लागू की थी, उस स्थिति में फखरुद्दीन अहमद देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उसने सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे। कितने? 23 यानी 23 अध्यादेश उसने जारी किए थे। तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर संसद उसे कानून का रूप दे देती है तो वो अध्यादेश आगे चल के कानून बन जाता है। 6 सप्ताह में नहीं देती है, स्वतः खत्म हो जाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये आगे हम कॉलेजियम सिस्टम पढ़ेंगे, 99वां संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये चीज कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जो एमजेसी जो कमेटी बनी है वो क्या है, 99वां संवैधानिक संशोधन क्या है, 93 का कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भारत के संविधान के मुताबिक करता है। 143 के अनुच्छेद में राष्ट्रपति किसी विवाद पर न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति किसी विषय में राष्ट्रपति किसी विषय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। तो 143 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति किसी विषय मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से शपथ उससे परामर्श कर सकता है, उससे परामर्श ले सकता है। उसके बाद में भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा
वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सबसे पहली बात यह होती है कि वित्त आयोग क्या होता है। ये आयोग राष्ट्रपति 280 में भी है, लेकिन वित्त विधेयक जो है वो भारत में राष्ट्रपति के परामर्श से है। अब आप ये कहोगे वित्त विधेयक का फैसला तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है कि या नहीं है, लेकिन इस विधेयक पर पहले हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है और 112 के आर्टिकल में वित्तीय शक्तियां उसको दी गई है। भारत का राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है वो 280 के आर्टिकल में किया जाता है। 280 के अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा जो 5 वर्ष की संपूर्ण जो योजनाएं उसमें राज्य और केंद्र सरकार जो है उसमें वित्तीय विभाजन जो है वो कार्य किसका होता है? वित्त आयोग का। पहले वित्त आयोग का गठन सन 1951 ईस्वी में केसी नियोगी ने किया था। ये पहला वित्तीय आयोग था और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय कलेरकर जिसका 2015 में पूरा हो गया और 2015 में वाई के रेड्डी जो यानी कि आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। वो भारतीय संविधान में इस वित्त आयोग का गठन भी किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में 315 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन की प्रक्रियाएं उसके द्वारा बताई जाती हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार और संकटकालीन